गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये इकोनॉमिक का पार्ट थर्ड है। इसके अंदर हम नेशनल इनकम के बारे में बात करने वाले हैं। ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम के छात्रों के लिए अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जीडीपी, एनएनएफसी, ठीक है ना। सारे जितने भी टर्म्स आते हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड वो सब पढ़ने वाले हैं। नेशनल इनकम के मेथड क्या होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, प्रोडक्शन मेथड, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक, सब कुछ हम देखने वाले हैं ए टू जेड, जो कि आपके यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, ठीक, एसएससी, सीजीएल, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और कई सालों के पेपर स्टडी करने के बाद ये मैंने नोट्स बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो देखिए, नेशनल इनकम इंग्लिश में देख लेते हैं। मीन्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कंट्री ड्यूरिंग फाइनेंशियल, एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन का वैल्यू निकालना, कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकालने को कहते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक, तो नेशनल इनकम देखिए, नेशनल इनकम होता क्या है। तो नेशनल इनकम को हम जो कैलकुलेट करते हैं उसे हम जीडीपी कहते हैं। ठीक, तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का मतलब क्या होता है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री वन ईयर। मतलब कि एक कंट्री के अंदर, ठीक है ना, ये इंडिया है, इसके अंदर जितने भी सर्विसेज, ठीक, और जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं एक साल में, वन ईयर में, उसको कैलकुलेट करना, उसकी वैल्यू निकालने को कहते हैं जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ देखिए, अगला आगे है कि यदि कोई विदेशी कंपनी भारत में उत्पाद करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर विदेशी कंपनी भारत में उत्पाद करती है और अपनी सेवाएं देती है, क्या वो हमारे जीडीपी में शामिल होगा? बिल्कुल शामिल होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है विद इन कंट्री के अंदर है, विद इन बाउंड्री ऑफ द कंट्री है, ठीक है ना, तो सीमा के अंदर है, तो वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा। अगर कोई भारतीय कंपनी विदेश में उत्पाद बिक्री करती है तो भारत में जीडीपी आंका जाएगा? बिल्कुल नहीं नापा जाएगा, क्योंकि हमने पहली बात की कि जो कंट्री के बाउंड्री के अंदर हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे गुड्स का उत्पादन हो, प्रोडक्शन हो, तो वो आता है। तो यहाँ पर विदेश, भारतीय कंपनी अगर विदेश में व्यापार करती है, वहाँ पर अपना कंपनी चलाती है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक, जीडीपी के अंदर आकलन नहीं किया जाएगा। देखिए, नेक्स्ट टर्म है, आता है नेशनल इनकम के अंदर जीएनपी। ठीक, तो जीएनपी का क्या मतलब है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर। एक साल के अंदर कंट्री जो गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोड्यूस कर रही है, वो जीडीपी के इक्वल होता है। उसके अंदर नेट इनकम, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो एफपीआई है, जो इन्वेस्टमेंट करती है, उसे भी ऐड किया जाता है, तो वो जीएनपी बनता है। तो देखिए, जीएनपी का क्या मतलब है कि हमने जीडीपी प्लस कर दिया, यानी कि जो हमारा टोटल हमारे देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज जो है प्रोड्यूस हुई हैं, उनको ऐड करने के बाद जो विदेशों से आय आया हमारे यहाँ पर, जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट का नाम सुना है, तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे एफआईआई होते हैं, जिनको कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि अपने जो है इनकम इंडियन मार्केट में लगाते हैं। तो यानी कि वो प्लस किया जाएगा, उसको एक से हमने डिनोट किया हुआ है। और भारत से विदेशों में जाने वाला आय, यानी कि जो हमारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो भारत से बाहर, जैसे कि अमेरिकन कंपनीज में जो है अपना निवेश करते हैं, तो उसे हम माइनस कर देंगे, तो हमारा जीएनपी जो है कैलकुलेट हो जाएगा। इन सब का इंपॉर्टेंस हम आगे जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेशन देखेंगे तो वहाँ पर हम जरूर समझेंगे कि जीएनपी कहाँ यूज़ होगा, ठीक है ना, जीडीपी कहाँ यूज़ होगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते जाते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें जो हम जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, जीडीपी, जीएनपी, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर इसमें आप एक भी चीज़ भूल जाते हैं, उसका एक डेफिनेशन भी भूल जाते हैं, तो आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते और कोई भी आप क्वेश्चन जो है नहीं बना सकते। ठीक, तो देखिए, अगला टर्म आता है एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ये टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, यानी कि जो हमारे कंट्री के अंदर प्रोडक्ट और सर्विसेज उसकी टोटल वैल्यू है। पर टोटल वैल्यू कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर जीडीपी जो होता है ना, हमने जीडीपी कैलकुलेट कर लिया पहले, ठीक, तो प्रोडक्ट और सर्विसेज को हमने ऐड कर दिया विद इन वन ईयर का। फिर हमने जीडीपी कैलकुलेट करने के बाद उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन है, यानी कि जो मूल्य ह्रास है, अगर मान के चलिए हमें कैलकुलेट करना हो किसी एक कंपनी का जीडीपी कैलकुलेट करना हो, ठीक, तो कंपनी के बारे में हम पूरा एनालिसिस करेंगे और उसमें पता लगाएंगे कि उसके अंदर कितने प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है एक साल में प्रोड्यूस की गई, तो उसको प्लस करेंगे और फिर देखेंगे उसके जो एसेट्स होते हैं, ठीक है ना,
उसके जो अचल संपत्ति होती है उस संपत्ति में कितने का मतलब नुकसान हुआ, ठीक। यानी कि मतलब कि कोई प्रोडक्शन करता है तो जाहिर सी बात है मशीनरी जो है, मशीन्स वगैरह ख़राब होगी, तो ख़राब हुई मशीनों में कितनी लागत लगाएगी उसको बनाने के लिए, उसको हम माइनस करेंगे, जिसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, मूल्य का ह्रास कहते हैं। यानी कि किसी खराबी के कारण उसका जो है मूल्य का घट जाना, ठीक। उसको जब हम माइनस करेंगे जीडीपी में से उस कंपनी का, तो हमारा एनडीपी निकलता है, यानी कि जो हमारा एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है वो निकलता है। तो इसी तरीके से हमने एक कंपनी की बात की, तो ये इंडिया एक कंपनी मान लीजिए और ये चीज़ जो है वहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो दोस्तों एनएनपी का मतलब होता है एक देश के अंदर जितने भी एक वित्तीय वर्ष के अंदर उत्पादक और सेवाओं का मार्केट प्राइस पर, यानी कि बाजार में उसका क्या मूल्य है उसका आकलन करना। तो जीएनपी हमने देख लिया कि जीएनपी किस तरीके से कैलकुलेट होता है और डेप्रिसिएशन किस तरीके से निकलता है किसी भी चीज़ का। तो एनएनपी उस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक। और हमने जीएनपी के बारे में पढ़ लिया। फिर उसके बाद आता है जीडीपी एमपी। हमने जीडीपी के बारे में एक छोटा सा बात किया था, अब जीडीपी को थोड़े बढ़ा के बात करते हैं। तो देखिए जीडीपी आकलन करने के लिए पहले हमारे देश में वित्तीय वर्ष कब तक मानी जाती है, तो 1 अप्रैल से लेकर जो 31 मार्च है, ठीक है ना, एक साल इनको माना जाता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। यानी कि 1 अप्रैल जो है पिछले साल वाला और 30 मार्च अपकमिंग जो ईयर आ रहा है वो, ठीक। तो जीडीपी एमपी का मतलब है कि जो हमारा घरेलू उत्पाद है बाजार मूल्य पर उसका आकलन किस तरीके से किया जाएगा, यानी कि हमारा जो जीडीपी है उसका बाजार में कितनी वैल्यू है, राइट। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से बहुत ही ईजिली हम समझ लेंगे कि जीडीपी एमपी है क्या। अगर मान के चलिए आप एक सिलेंडर बुक करते हैं इंडियन गैस का, उसकी कीमत 600 रुपये है, ठीक है ना। तो 600 रुपये उसकी मान के चलिए उसकी लागत कितनी होगी, यानी कि कंपनी जो है इंडियन गैस की कंपनी जो है वो कितने, ऑयल इंडिया कंपनी कितने रुपए को सिलेंडर बना रही होगी। तो सिलेंडर अगर 500 रुपये की बना रही होगी तो उसका जो फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि लागत कॉस्ट जो कॉस्ट है उसका मूल्य है 500 रुपये, ठीक है ना। उसके अंदर फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है। तो 18% जीएसटी जोड़ देते हैं हम, 18% बाद में कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर हम 50 रुपये हम जीएसटी जोड़ देते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पर 10% हमने एक इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिया, ठीक है ना। अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ठीक है ना, तो उसमें हम मान लेते हैं 10 रुपये की सब्सिडी दे रही है, तो माइनस कर देंगे उसको। तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, तो हमें पे करना पड़ेगा 540 रुपये, ठीक है ना। ये कॉस्ट अलग था, ठीक। तो हमने एक एग्जाम्पल से कैलकुलेट किया, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा 540 रुपये। यानी कि एक सिलेंडर की जो जीडीपी एमपी है, यानी कि उसका डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस कितना है, तो 540 रुपये प्राइस चल रहा है अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया तो, और सबको सब्सिडी मिलती है, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं पर कैपिटा इनकम के ऊपर, पीसीआई जिसको कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय। जब हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया, हम आगे चर्चा करेंगे कि नेशनल इनकम के 3 मेथड होते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और डिवाइड करेंगे टोटल पॉपुलेशन, जितनी हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, और टोटल इनकम निकालने के बाद डिवाइड करने के बाद हमारा पीसीआई आ जाएगा, यानी कि पर कैपिटल एक प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। अगर वो आय जितना अच्छा आता है तो मतलब जितना ज़्यादा आय आता है तो इसका मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छा है, और जितना कम आता है तो हमारा इंडेक्स बहुत ख़राब है, ठीक। तो पीसीआई के लिए एनएनपीएफसी ये रियल इनकम नेशनल इनकम होता है, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, साधन लागत पर, फैक्टर कॉस्ट पर। यहाँ पर देश के अंदर हमने एनएनपीएफसी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया, कैसे देश के अंदर जितने भी अंतिम यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती हैं एक वित्तीय वर्ष के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर से डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं, यानी कि जितने उसके अंदर खर्च लगता है उस एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं, तो हमारा एनएनपीएफसी आ जाता है। और अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, तो हमारा पीसीआई इंडेक्स पता चल जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस। वास्तविक अगर हमें जीडीपी पता करना हो तो कि मतलब हमारी असली जो रियल जीडीपी है वो हमें मार्केट प्राइस पे पता चलता है, ठीक है ना, एक वित्तीय वर्ष के अंदर, जो हम पहले बता चुके हैं जीडीपी के अंदर। और जीडीपी मेज़र करने का जो बेस ईयर है वो है 2011-2012 के ऊपर हमारा बेस ईयर लिया जाता है, और फिर जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि अभी जो बेस ईयर चल रहा है 2011-2012 चल रहा है, और ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि हमारा जो जीडीपी कैलकुलेट करने का बेस ईयर है वो कौन सा है, तो 2011-2012
12 है, राइट। देखिए तो यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 प्रकार हैं। पहला एक्सपेंडिचर मेथड जिसको व्यय विधि कहते हैं, दूसरा जो है प्रोडक्शन मेथड जिसको उत्पाद विधि कहते हैं, और तीसरा जो है इनकम मेथड। इन तीनों के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है इसका, C+I+G+X-M। यहाँ पर C डिनोट करता है कंजप्शन यानी कि उपभोग। ये कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं और फाइनल प्राइस पे खरीदते हैं उसको उपभोग कर देते हैं, आप कहीं बेचते नहीं हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं खा पी के, ठीक। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट करना, उसको प्लस करेंगे। और जी का मतलब है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जो सरकारी खर्चे हैं उसको जो है प्लस करना। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट यानी कि जो भी एक्सपोर्ट के खर्चे उसको प्लस करना। और एम का मतलब इंपोर्ट के खर्चे को माइनस करना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन होता है कि कौन कौन से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है नहीं आते। देखिए ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट जैसे कि पेंशन, मनरेगा, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में शामिल जुड़ते नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पेंशन और मनरेगा, जो महात्मा गांधी रूरल जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है वो सब इसमें नहीं जुड़ते, ठीक। जो कि मनरेगा को 2007 में नाम चेंज कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया था नरेगा से, राइट दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो मेथड है उसको कहते हैं प्रोडक्शन मेथड, उत्पादन विधि। इसके अंदर इसका एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको कहते हैं GVA यानी कि ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड। इसको ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड क्यों कहते हैं कि इसके अंदर जो है वैल्यू ऐड होती जाती है। देखिए जिसमें उत्पादक से अंतिम चरण तक कीमत बढ़ता है। इसमें 10 लाख से ऊपर, अगर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर 10 लाख से ऊपर का उत्पाद है तो उसके ऊपर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कर लगा दिया जाता है। जैसे कि आप एक किसान है, वो चावल बेचता है 10 रुपये किलो, अगर वो मार्केट में कहीं पर बेचता है, ठीक है ना, मतलब ब्रोकर को देता है वो, ठीक। तो ब्रोकर अपना उसमें कॉस्ट जोड़ देगा 1 रुपये, और वो एक बड़े मिल वाले को बेच देगा, पॉलिसर को, ठीक ना। फिर पॉलिसर उसमें 1 रुपये दे देगा, पैसे ऐड कर देगा, ठीक। फिर उसमें ट्रांसपोर्ट खर्च ऐड कर देगा, फिर किसी दुकान पे आ जाएगा, किसी शॉप पे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 13 रुपये हो गए, ठीक है ना। और यहाँ पर भी अगर कोई आम जनता उसे खरीदने जाता है तो 1-2 रुपये टैक्स वगैरह सब जुड़ जाता है। तो वो जो है आम जनता को वो चावल जो है 14 रुपये किलो पड़ा है, एग्जाम्पल है, 14 रुपये कोई चावल नहीं आता, तो 14 रुपीज़ उसका प्राइस पड़ा। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्शन का जो है ना वैल्यू ऐड हो रही है, यानी कि उस पर नई नई चीज़ें, मतलब नए नए कॉस्ट जो है ऐड होते जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन इसको मेथड कहते हैं, ठीक है। लास्ट और सबसे इजी मेथड जिसको कहा जाता है उसको आय विधि कहा जाता है, इनकम मेथड, जिसके अंदर आप रेंट जो है कैलकुलेट करेंगे किसी भी चीज़ को, मतलब रेंट प्लस करते हैं, वेजेस मजदूरी प्लस करते हैं, इंटरेस्ट प्लस करते हैं, ठीक है ना। और डिविडेंट जो है लाभांश, अगर कोई आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आप अगर कोई शेयर लेके रखते हैं तो आपको डिविडेंट मिलता है, ठीक है ना। प्लस प्रॉफिट प्लस करते हैं तो इनका मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। हमने इनके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं किया कि किस तरीके से इनकम मेथड जो है, मतलब एक क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन देख के हम इनकम मेथड किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वो भी हम आने वाले वीडियो में देख लेंगे, क्वेश्चन लेके 11th-12th का, ठीक। इसमें हमने खाली बेस बात किया कि कौन कौन चीज़ जो है मतलब किस मेथड में यूज़ अप्लाई होगा, ठीक। नेशनल इनकम देखिए कैलकुलेट किसके द्वारा किया जाता है, तो CSO के द्वारा किया जाता है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। और कुछ एक थोड़ा सा स्टैटिक्स है उससे भी आप देख लीजिए। NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान जो है, ये 1949 में स्टेबल किया गया था। इसके हेडक्वार्टर जो कलकत्ता में है। ये क्या करता है, ये नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। CSO जो है कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम, NSSO जो है वो डाटा रिपोर्ट लाता है, उसको मदद करता है CSO को NSSO, ठीक है ना। और ये अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े भी जारी करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेरोजगारी के आंकड़े भी ये जारी करता है NSSO, ठीक है दोस्तों। NSSO के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्या है। तो देखिए NSSO जो है नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, NSO जिसको कहते हैं, और NCS, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, 2006 में इसको डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है ना। नेशनल कमीशन ऑन स्टैटिक्स, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। और ये क्या करता है, प्लानिंग जो है इम्प्लीमेंट करता है, किसके द्वारा, NSO द्वारा। अगर NSO
ये जो कोई प्लानिंग करता है लेकिन इम्प्लीमेंट एनएसओ करता है। अगर ये कमीशन कोई प्लान करता है कुछ करने के लिए तो एनएसओ उसको इम्प्लीमेंट करता है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एनडीसी के क्या मतलब, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं और ये नीति आयोग के फाइनेंस अप्रूवल देता है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग की योजना को फाइनेंस अप्रूवल देता है। कौन देता है, तो एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है। ये तो स्टैटिक था जो कि नेशनल इनकम का पार्ट नहीं था। जब मैंने नोट्स बनाया हुआ तो आप लोगों को मैंने बता दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और